Question 3.5. Read each statement below carefully and state with reasons if it is true or false. A. The magnitude of a vector is always a scalar. B. Each component of a vector is always a scalar. C. The total path length is always equal to the magnitude of displacement vector of a particle. D. The average speed of a particle defined as total path length divided by time taken to cover the path is either greater or equal to magnitude of average velocity of the particle over the same interval of time. E. Three vectors not lying in a plane can never add up to give a null vector. एक करके देखते हैं पांचों, है ना. ऑप्शन पार्ट ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर. इसको हम डिवाइड कर लेते हैं. ए कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है, इसका कंपोनेंट अगर हम लिखें 5i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, और 3k कैप, 3 डायमेंशन में ले रहे हैं हम. ये वेक्टर हमारा, इसका अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं हम, इसका मॉड मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉड लेंगे, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 29 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 38. तो स्क्वायर रूट ऑफ 38 इज ए स्केलर. सही है. एक और एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो. वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप. तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5. इट इज ए स्केलर. सो इसका ऑप्शन पार्ट जो है, इसका आंसर हो जाएगा आंसर ट्रू. ठीक है. नेक्स्ट बी देखते हैं. बी क्या कहता है, ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर. ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर. कैसे हो सकता है, कोई वेक्टर ले लो, अगेन पी वेक्टर ले लो, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप. पी एक्स आई कैप ये स्केलर कैसे हो सकता है, ये तो डायरेक्शन शो करा ना, ये तो वेक्टर होगा. स्केलर कैसे हो सकता है. क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर. नो, फॉल्स. ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है. ठीक है. नेक्स्ट सी पार्ट. सी पार्ट क्या कहता है, सी पार्ट हम सॉल्व करेंगे. The total path length is always equal to the magnitude of displacement vector of a particle. Total path length is always equal to magnitude of displacement. Total path length और displacement अगर लिखते हैं हम, displacement को शो करते हैं s से. s vector is equal to 3i कैप प्लस 4j कैप. ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया. इसका मैग्नीट्यूड और पाथ लेंथ देखो, पहले एग्जांपल समझते हैं. एक पाथ लेंथ है a to b, ठीक है, a b, ये पाथ लेंथ है. इसका पाथ हो गया, टोटल d है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पाथ लेंथ हो गया यहां पर d, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी हो गया d. यहां तक तो सही है. ऑलवेज इक्वल टू बोल रहा है, ऑलवेज की बात नहीं करेंगे, यहां तक तो सही है. तो यहां जब सही है तो आगे देखते हैं. अब ये राउंड ट्रिप, ये जाने का d, आने का भी d, तो जब वापस आ रही है तो पाथ लेंथ हो जाएगा d प्लस d, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा d माइनस d. ये हो गया 2d और ये हो गया 0. तो ये इक्वल कैसे हुआ. तो क्वेश्चन क्या है हमारा, सी, टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू, नो नॉट इक्वल, इट इज ग्रेटर देन, पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन, और इक्वल हो सकता है किसी केस में, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ये आंसर हो सकता है इसका. तो फॉल्स, नॉट ऑलवेज इक्वल टू, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बट नॉट लेस देन. इसका ध्यान रखना है हमको. नेक्स्ट डी पार्ट क्या कहता है, द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल डिफाइंड एज टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कवर द पाथ इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू. ये सही है. ठीक है. स्पीड, एवरेज स्पीड हो जाए, एवरेज स्पीड हो गया टोटल पाथ लेंथ
अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज स्पीड हो गया हमारा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल डिफाइंड एज टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कवर द पाथ इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ग्रेटर और इक्वल बोल रहा है, ये सही है। टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी होते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो जैसा हमने क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में देखा था, पाथ लेंथ इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, सिमिलरली एवरेज स्पीड इज ग्रेटर और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मैग्नीट्यूड। ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। लास्ट ई पार्ट क्या कहता है, 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन ए प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव ए नल वेक्टर। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, एक प्लेन में लाई करने वाले 3 वेक्टर्स ही नल वेक्टर हो सकते हैं। एक प्लेन में अगर लाई नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर ये प्लेन ड्रॉ करते हैं, ये हमारे प्लेन है, ठीक है। ये हमारे प्लेन है, एक वेक्टर ए वेक्टर इस पे लाई कर रहा है, एक वेक्टर बी वेक्टर इस पे लाई कर रहा है, एक वेक्टर सी इस पे लाई कर रहा है। तो ये जब एक प्लेन में है ही नहीं, तो ये तीनों एक साथ कैसे जीरो हो सकते हैं। एक साथ जीरो होने के लिए मस्ट कंडीशन है, कंडीशन जो है, कंडीशन फॉर ए नल वेक्टर, पहला कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इट मस्ट बी कोप्लेनर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक प्लेन में लाई करनी चाहिए। अगर एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं तो आपको जैसे दिख रहा है, ये दो एक दूसरे को नलिफाई कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड एक दूसरे को नलिफाई कर सकता है, बट इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों को नलिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे। ये कोप्लेनर नहीं है। कोप्लेनर होने के लिए सी को भी यहीं पर होना पड़ेगा, तब जाकर ये 3 वेक्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन ए प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव ए नल वेक्टर। ट्रू है ये, कैन नेवर एड अप टू गिव ए नल वेक्टर। नल वेक्टर होने के लिए कोप्लेनर होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारा एग्जांपल एक्सरसाइज 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन।